देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली को भंग करने के बाद इमरान खान ने मुल्क के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे एक्शन ने विपक्ष को चौंका दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं अपने इस एक्शन के बारे में कल खुलासा कर दिया होता वे इतने परेशान नहीं होते। इमरान खान ने संबोधन के दौरान विदेशी साजिश के दावे को दोहराया। उन्होंने कहा कि मैंने बताया था कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार के खिलाफ साजिश रची गई। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर रविवार को नेशनल असेंबली भंग कर दी। इससे कुछ मिनट पहले ही नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष ने उनके खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। खान ने राष्ट्रपति को मध्यावधि चुनाव कराने की सलाह दी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली भंग की, जिसे लेकर रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पाकिस्तान में आज जो घटनाक्रम हुआ है उससे पाकिस्तान का वर्तमान राजनीतिक संकट और अधिक गहरा गया है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के द्वारा पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए, जिसमें कि संविधान के प्रति और राज्य के प्रति लॉयल्टी की बात कही गई है, और विदेशी साजिश का आरोप लगाते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया गया है। और वहीं प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो नेशनल असेंबली है उसको भंग करने की सिफारिश कर दी है। लेकिन ये जो कदम पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर के द्वारा उठाया गया है और प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा जो संसद को, वहाँ की नेशनल असेंबली को भंग करने का जो निर्णय लिया गया है, ये असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। और इसको लेकर के पाकिस्तान का जो विपक्ष है अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। तो वर्तमान समय में जबकि अविश्वास प्रस्ताव का जो पूरा प्रपोजल था उसको टेबल किया जा चुका था, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का ये निर्णय कि वो अब नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश करेंगे, ये असंवैधानिक करार दिया जा। समय में निसंदेह ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे पाकिस्तान का जो राजनीतिक संकट है वो और अधिक गहरा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ये देखना होगा कि जो पाकिस्तान के वास्तविक रूलर्स हैं, जो पाकिस्तान के पूरे तंत्र को चलाने वाले जो परोक्ष रूप से सैनिक शासक हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है, वो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और ये देखा गया है कि पाकिस्तान में जब कभी भी राजनीतिक अस्थिरता होती है या पाकिस्तान में कोई संकट की स्थिति होती है तो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई अपने आप को इस तरीके से पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश करने की कोशिश करती है जैसे कि वो जनता की सेवियर हो। और इसी वजह से यदि आने वाले समय में पाकिस्तान में जो राजनीतिक उठापटक, पाकिस्तान में कोई संवैधानिक संकट पैदा होता है, पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है, आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की पहले ही बेहद दयनीय है, ऐसे में राजनीतिक संकट भी यदि गहरा जाता है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में कोई नया तख्ता पलट भी हो सकता है। पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं वो जाहिर है कि पूरी सिस्टम पे अपना कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं, और यदि राजनीतिक स्थितियां लगातार ख़राब हुई तो ऐसे में जाहिर है कि वो अपना कंट्रोल बना के नहीं रख पाएंगे, और वो अपने जो शासन को, जो अपना जो परोक्ष रूप से जो उनके द्वारा किया गया शासन है उसको प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं, यानी कि कोई चौथा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना मतदान के ही खारिज कर दिया गया। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग के खारिज कर दिया। इस पर रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सदीन ने प्रतिक्रिया दी। हुआ है पाकिस्तान में, उसमें जो संविधान है पाकिस्तान का, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं और उसको बिल्कुल एक लिहाज से जिस तरीके से उस संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसके पाकिस्तान जैसे देश में जहां पर संविधान की कोई बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा उसको मानता नहीं है और संविधान का उल्लंघन अक्सर होते रहा है फौज के द्वारा, लेकिन किसी राजनेता द्वारा इस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाना और उसको फाड़ के फेंक देना और उसका उल्लंघन करना, ये मेरे ख्याल एक पहली मिसाल है अपने आप में। क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव था वो तो पटल पे था और उसके ऊपर वोट होना था,
और पाकिस्तान के संविधान के तहत आप उस वोट से भाग नहीं सकते, आप जो संसद है उसको बर्खास्त नहीं कर सकते, आप संसद को प्रोरोग या एडजर्न भी नहीं कर सकते जब तक ये मामला सारा का सारा खत्म हो जाता है। वोटिंग इन्होंने करवाई नहीं क्योंकि इमरान खान के पास नंबर नहीं थे, वो हार चुके थे, नंबर विपक्ष के पास थे, लेकिन वो उससे फरार हो रहे थे, उससे भाग रहे थे। लेकिन अपनी जो ईगो थी, अपनी जो अहंकार था, उसको बरकरार रखने के लिए वो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, वो ना हारना। देखिए क्रिकेट में भी ये बड़े गंदे जिसे होते हैं ना, स्पोर्ट्समैन, जो असली स्पोर्ट्समैन होता है वो हार और जीत को अपनी स्ट्राइड में लेता है, लेकिन जो बहुत गंदा स्पोर्ट्समैन होता है वो जब हारता है तो रोना धोना शुरू कर देता है, पिच पे लोटपोट हो जाता है, पिच को गाड़ देता है। और जब बच्चे होते हैं वो अक्सर ये करते हैं कि जब वो क्रिकेट का मैच वो उनको आउट दे दिया जाए ना, तो वो मानते नहीं है कि मैं आउट हो गया हूं, और फिर वो अक्सर ये करते हैं, और बिगड़े हुए बच्चे तो अक्सर ये करते हैं कि वो अपना बल्ला, अपनी गेंद लेके और विकेटों को उखाड़ के बोलते हैं मैं घर जा रहा हूं, अब आप भाड़ में जाइए। तो इमरान खान ने वो किया है। अब जो हालात पैदा हुए, और ये बिल्कुल सोची समझी एक षड्यंत्र था, वो जो कहते जा रहे थे कि मेरे पास ट्रम्प कार्ड है, एक सरप्राइज पुल आउट करूंगा, एक बेबुनियाद इल्जाम के ऊपर एक पूरा का पूरा उन्होंने एक फसाना बनाया। उस फसाने को मुद्दा बना करके आप देखिए ना, प्रक्रिया देखिए कि वो मंत्री उनके खड़े होते हैं जो कल रात को मंत्री बने हैं, कानून मंत्री, वो खड़े होते हैं, वो स्पीकर को एक सवाल पूछते हैं, स्पीकर ने पहले से लिखा हुआ है, वो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर है वो पढ़ता है, स्पीकर का नाम लेता है और कहता है कि मैं ये जो प्रस्ताव है इसको खारिज करता हूं, और इसको जो संसद है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात रिकॉर्ड 418 अरब डॉलर रहा। छोटे और मध्यम उद्यमों और किसानों के साथ मिलकर सरकार ने पिछले दिनों काफी काम किया, इस वजह से ऐसा संभव हो पाया। पीयूष गोयल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2021-22 के दौरान मासिक आधार पर 20 बिलियन डॉलर का निर्यात हासिल किया गया, और यह देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद कठिन था। आज काफ़ी समय के बाद कोविड के कारण बीच में जनमंच बंद रहा, लेकिन फिर से इसकी शुरुआत हुई है, और आज जहां 32 शिकायतें प्री जनमंच में आई, जिसका अपने मौके के ऊपर 27 का जो है वो समाधान किया है, और वैसे 97 डिमांड्स आई हैं, जिनका हमने 35 का जो है वो मौके के ऊपर हल कर दिया है। सर इसके अलावा भी आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में और शगुन योजना में, बेटी है अनमोल में, इस प्री जनमंच में लोगों के फॉर्म भरे गए, और इनको मौके के ऊपर ही जो है वो जो एक सहायता के रूप में दी जाती है सरकार की तरफ से, वो भी दी गई। एक ऑनलाइन भी रखा है, और एक प्रशासन डिप्टी कमिश्नर्स में के ऊपर उसको रिव्यू भी जो है वो करती रहती है, और स्वयं अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनकी हमने जिम्मेवारी लगाई है वो भी इसको रिव्यू करते हैं। समस्या नहीं है, समस्या तो शिकायतें तो थोड़ी थोड़ी सभी विभागों से आई हैं, एक विभाग को नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहुत सारी डिमांड्स सड़कों की आई। अमेरिका सहयोगी देशों से बातचीत करके सोवियत कालीन टैंकों और हथियारों को यूक्रेन भेजने की कोशिश में है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के बढ़ रहे दबाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका यह कदम उठाएगा। आपको बता दें, इन हथियारों के इस्तेमाल में यूक्रेन की सेना सक्षम है। वहीं पूर्वी यूक्रेन में रूस लुहांस्क और डोनेस्क पर पूरी तरह से कब्जा कर उन्हें क्रीमिया से मिलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं बीच में पड़ रहे यूक्रेन के शहर मारिपोल पर कब्जा करके वह पूरी पट्टी तैयार करना चाहता है। इसी रूसी प्रयास को रोकने के लिए अमेरिका यूक्रेन की मदद करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को अशगाबाद में तुर्कमेनिस्तान में अपने समकक्ष सरदार बर्दी मोहम्मदोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा के दौरान भारत और
तुर्कमेनिस्तान ने आपदा प्रबंधन और वित्तीय खुफिया सहित सहयोग के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके पहले यहां उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। Gentlemen, visionary leader, His Excellency Mr. Gurbanguly Berdi Mohamedow, to 10 Turkmen diplomats. Just as in your case, the Institute of Foreign Service, now known as Sushma Swaraj Institute of Foreign Service, was established in New Delhi more than 35 years ago to cater to the professional training needs of the Indian Foreign Service officers. The scope of the institute has been expanded over the years. Today it also offers various mid-career training programs for heads of mission, commercial representatives and defense attaches. I am pleased to note that about 30 Turkmen diplomats have so far undergone professional courses. देश के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के करौली में नव संवत्सर पर बाइक रैली निकाली जा रही थी। इसी दौरान रैली पर पथराव हो गया, जिसके बाद से राज्य में तनावपूर्ण हालात हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने इसी पर बोलते हुए कहा कि राजस्थान की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम राजस्थान में ऐसा माहौल फिर नहीं बनने देंगे। तरीके के वाकयात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ऐसे वाकयात के पीछे हमेशा आरएसएस और बीजेपी का हाथ रहता है। राजस्थान में बहुत कॉम्पिटेंट सरकार है। हम वहां पे इस तरीके के हालात को न बर्दाश्त करेंगे न बढ़ने देंगे। बीजेपी की सरकार का चरित्र इससे पता चलता है कि जब तक चुनाव होता रहा तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत नहीं बढ़ रही थी उनके हिसाब से, और चुनाव खत्म होते ही हर रोज थोड़ी थोड़ी कीमत बढ़ा रहे हैं। एक साथ नहीं बढ़ाई ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ कहते थे कि ये चुनाव 80% और 20% का है, उन्हें 40% वोट आया है, तो ये चुनाव 60% और 40% का हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी जितनी कीमतें बढ़ाना चाहती है, ये उन 40% लोगों पर बढ़ाए जो उनके साथ खड़े हैं। चूंकि ये बात तो पहले से मालूम थी कि सरकार कीमतें बढ़ाएगी, ये बात पहले से मालूम थी कि कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके बावजूद 40% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, इसलिए वो डिजर्व करते हैं। अगर हास्यास्पद है इस तरीके के बयानात देकर वो समझते हैं कि देश के लोग गुमराह हो जाएंगे। शिवसेना के साथ किसका समझौता था? आज भी समझौता चाहते हो। पंजाब में अकाली दल के साथ किसका समझौता रहा है? आज भी चाहते हो। अनुराग ठाकुर के पिता क्या थे? क्या वो मुख्यमंत्री नहीं थे? उत्तर प्रदेश में कई एमएलएज हैं जिनके पिता पॉलिटिक्स के। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस अब सख्त हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में 33 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं बाकी आरोपियों की वीडियो के जरिए पहचान की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। देखिए, राजस्थान में करौली में जो घटना हुई है, ये अशोक गहलोत सरकार की औरंगजेबी और मुगलई मानसिकता का एक बार फिर से परिचायक है। क्या आज राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के होते हुए हिंदू नववर्ष पर, नवरात्रि पर शोभा यात्रा भी नहीं निकाल पाता और नहीं निकाल सकता? ये कैसी परिस्थिति बन चुकी है कि राजस्थान में पीएफआई जैसी आतंकी संगठन को तो मार्च निकालने की इजाज़त दी जाती है, और अगर हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा निकालना चाहता है, इजाज़त ली जाती है, प्रशासन को इसके बारे में सारी जानकारी है, तो किस प्रकार से वहाँ पर असामाजिक तत्वों को खुली छूट मिलती है कि वो हिंदुओं पर इस प्रकार से हमला करे? और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जब राजस्थान की सरकार सालासर बालाजी का प्रवेश द्वार
तोड़ने में, उसको ध्वस्त करने में तो चुस्त नज़र आती है। श्री राम के और माँ सीता के प्रतिमाओं को तोड़ने में चुस्त नज़र आती है। साधु संतों पर हमला हो जाता है राजस्थान में। कश्मीर फाइल्स कोई देख ना पाए इसलिए 144 लागू करने में चुस्त हो जाती है। और करौली में जब शोभा यात्रा निकलनी होती है हिंदुओं की, तो राजस्थान की सरकार और प्रशासन सुस्त हो जाती है। किस प्रकार से यहाँ पर मिलीभगत थी, इसकी जांच तो केवल एक न्यायिक उच्च स्तरीय जांच से हो पाएगी। पर सवाल ये पैदा होता है कि किस प्रकार से हिंदू विरोधी और औरंगजेबी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है। कभी श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती है, कभी राम सेतु को तोड़ने की साजिश करती है, कभी राम मंदिर का विरोध करती है, और आज करौली में जिस प्रकार से नववर्ष के अवसर पर शोभा यात्रा पर हमला हुआ, ये हिंदू विरोधी औरंगजेबी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की बार बार दिखाई देती है। लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत परिवार तंत्र, दरबारी तंत्र, राजतंत्र होता है। लोकतंत्र का सिद्धांत होता है जवाबदेही का। परिवार तंत्र में अगर कोई जवाब मांगे, जैसे G23 कांग्रेस की अध्यक्षा से गांधी परिवार से मांगने जाती है, तो उनको आज़ाद से गुलाम कर दिया जाता है। लोकतंत्र का सिद्धांत होता है कि वो परिवार को नहीं, परफॉर्मेंस को तवज्जो देते हैं। और कांग्रेस पार्टी और परिवार तंत्र के जो ढांचे होते हैं, वहाँ पर केवल और केवल एक परिवार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद, प्रधानमंत्री की गद्दी आरक्षित होती है, और वहाँ पर केवल और केवल परिवार को महत्व दिया जाता है, ना कि परफॉर्मेंस को। और इसीलिए जहाँ जहाँ परिवार तंत्र वाली सरकार होती है, वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, वहाँ पर बोलने की आज़ादी पर हमला होता है। चाहे आप तेलंगाना देखिए, चाहे आप महाराष्ट्र देखिए, चाहे आप झारखंड देखिए, जहाँ जहाँ परिवार तंत्र की सरकारें होती हैं, वहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला होता है, जनता के साथ नाइंसाफ़ी होती है। और इस देश में इमरजेंसी लागू करने वाली केवल एक ही सरकार थी, और वो परिवार तंत्र वाली सरकार थी, इंदिरा गांधी। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने दिल्ली में भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया, पंजाब में भगवंत मान ने 10 दिन में भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। आदरणीय केजरीवाल जी, पहले तो ये बताइए, हाल ही में आपकी एक नगर सेविका, कॉरपोरेटर आम आदमी पार्टी की गीता रावत, वो सरेआम खुलेआम रंगे हाथों पकड़ी गई भ्रष्टाचार करते हुए। एक तरीके से मूंगफली वाले के साथ मिलकर हवाला करते हुए। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने अन्ना आंदोलन चलाया था लोकपाल के लिए। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोकपाल ज़रूरी है, ये कहकर ये वादा करके सत्ता में आए। 8 वर्ष हो चुके हैं, लोकपाल पर यू टर्न मार दिया है। ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसने कई महीनों तक लोक आयुक्त को दिल्ली में नियुक्त नहीं किया। लोक आयुक्त ने विधायकों से अपनी संपत्ति का हिसाब किताब मांगा, तो आम आदमी पार्टी के 50 विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से मना कर दिया है। ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसके दिल्ली जल बोर्ड को बार बार सीएजी कहती है अपने अकाउंट दिखाइए ऑडिट के लिए, तो वो मना कर देती है। अब ये मामला पाकिस्तान में चल रहे सियासी घमासान के बीच भारत से भी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो तब तक टिक सकती है, उसका राज तब तक हो सकता है जब तक उसके ऊपर फौज का मेहरबानी ना हो और फौज का उसके सिर के ऊपर हाथ ना हो। इमरान खान जो है वो फौज से वो उनका जो है मतभेद हो गया है, और इसी वजह से वो जो सारा जो कार्रवाई है, ऑपोजिशन लीडर्स भी जो है वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। और अब फौज ने कह दिया है कि फौज न्यूट्रल है इस मसले में, ना तो वो इमरान को सपोर्ट कर रही है और ना उसके अगेंस्ट। एक सिग्नल दे दिया उन्होंने कि उन्होंने इमरान को जो है हाथ उठा दिया सिर से, अब ये आपस में कर लें क्या करना है उन्होंने। और उसमें जो ऑपोजिशन है उन्होंने डिसाइड किया कि इमरान खान हैज़ टू गो बिकॉज ही हैज़ प्रूव टू बी अ फेलियर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं। आज आप देखिए पाकिस्तान का क्या हाल है, रिश्ते उसके किस हिसाब से हर देश के साथ उसके बिगड़े हुए हैं, ना तो वो बना सका है। एक अगर यूनाइटेड नेशंस में उसको मौका मिलता है एड्रेस करने का, बजाय इसके कि वो यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस करे अपने दूसरी प्रॉब्लम्स के ऊपर। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना के बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी कड़ी में वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं सीजीआई के तर्क से सहमत नहीं हूं। हिंदुस्तान के जो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक
ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो बाकी एजेंसीज़ के काम को मॉनिटर कर सके, जैसे CBI है, ED है, SFIO, इनके ऊपर कोई एक और अम्ब्रेला एजेंसी होनी चाहिए। मैं अपने तजुर्बे से इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा अपना मानना है कि इस समय हमें एजेंसीज़ को कम करना चाहिए। लाइक ED की कोई ज़रूरत नहीं है, वो CBI उसका काम देख सकती है और ED को CBI में मर्ज कर देना चाहिए और डायरेक्टर के अंडर उसको रहना चाहिए। इसी तरह SFIO को इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के अंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मनी लॉन्ड्रिंग है या कुछ भी है वो तो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। जो पैसे पर टैक्स नहीं दिया जाता या टैक्स बचाया जाता है उसको इधर उधर किया जाता है, वो तो टैक्स की प्रॉब्लम है। तो SFIO को तो मर्ज कर देना चाहिए इनकम टैक्स में। इसी तरह एक और एजेंसी है जो शायद चीफ जस्टिस भूल गए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसको भी CBI में मर्ज कर देना चाहिए। आप तो एजेंसीज क्रिएट करते जा रहे हैं और एक एजेंसी अगर आप बना लोगे तो उसको कौन मॉनिटर करेगा? फिर वो इंटरफेयर करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, उनको पता नहीं मालूम होगा कि नहीं। एक ट्रायल, एक इन्वेस्टिगेशन एक सब इंस्पेक्टर करता है, उसके ऊपर इंस्पेक्टर होता है, DCP होता है, SP होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर होता है, फिर वो उसके ऊपर एक और एजेंसी आ जाएगी। और दुर्भाग्य ये हिंदुस्तान का है कि ये एजेंसियों के ऊपर। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को राज्य में आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और उन्होंने ये विवादास्पद मुद्दा छेड़ा है। कहीं ना कहीं यह सब आम आदमी पार्टी किसी के इशारे पर कर रही है। अभी वे पंजाब में नए आए हैं। चंडीगढ़ पर कहीं लेके ना चले जाएं। आप मजबूत रहना, कहीं नहीं जाने देंगे। आपके हाथ में है सर मंत्रिमंडल, वो बनाया 1 दिन का सेशन का, क्या कुछ रहने वाला है? पूरे हरियाणा की जनता जब तक साथ है, जब तक हमारी मजबूती हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, कहीं कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। निश्चित रूप से देखिए, हमने पिछले कोविड के काल में बहुत व्यवस्थाएं ऐसी बनाई, बहुत सा पोर्टल बनाए हैं, बहुत से यानी ऑनलाइन सर्विसेज दी हैं, जिसमें से यानी भ्रष्टाचार जो पहले होता था उसका स्कोप कम से कम हुआ है। यानी एक प्रकार से भ्रष्टाचार पर चेक करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनी। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं तू डाल डाल में बात बात, बहुत लोग ऐसे भी हैं इस ऑनलाइन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं घुसते हैं और उसका दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले इस प्रकार के भ्रष्टाचार के लोग पकड़े नहीं जाते थे। अब ऑनलाइन सर्विसेज होने के बाद तुरंत व्यक्ति पकड़ा जाता है, कहीं कोई भाग ले, अब कोई बच के नहीं निकल सकता। आदमी पार्टी के बारे में मैंने बता दिया, आज भी बताया, कल भी बताया, दोगली पार्टी है। एक तरफ तो यानी अभी राज्य में आए 4 दिन नहीं हुए और जिस प्रकार का कंट्रोवर्शियल इशू इन्होंने पंजाब का और चंडीगढ़ का छेड़ा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी किसी न किसी के इशारे पर कर रहे हैं और ऐसे इशारों पर खेलने वाली पार्टी निश्चित रूप से जनता उसको समझेगी। पहले तो पंजाब के लोग उनको समझेंगे और उसके बाद हरियाणा की तरफ तो आंख उठाने की उनकी हिम्मत ही नहीं है कि किसी प्रकार से आंख उठा के देखें। कोई व्यवस्था में चाहे वो दिल्ली से मुकाबला करेंगे। अभी पंजाब में नए आए हैं, पंजाब के बारे में तो नहीं कह सकता कि पंजाब में साल 6 महीने के बाद के नाते से हरियाणा, पंजाब या दिल्ली किसी भी चीज़ से मुकाबला करने के तैयार के पास कांग्रेस के पास जब मुद्दा नहीं होता तो ऐसे ही मुद्दों पर वो बाहर आते हैं। आखिर कुल मिलाकर ये हमारे अपने हाथ में नहीं होता है। पेट्रोल डीजल ये कुल मिलाकर इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर करता है और इंटरनेशनल मार्केट में ये पेट्रोल डीजल हमेशा हर देश में बढ़ते हैं। कोई हरियाणा में बढ़े हैं या देश में बढ़े, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता है वैसे वैसे इन चीज़ों बढ़ने के लिए स्कोप ज़्यादा बनाया है। 134 में सिर्फ 10% बच्चे पढ़ते थे, अब गरीब परिवारों के 25% बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए उनको इसका अवसर और ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोई गरीब बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी पढ़ाई को हम छूटने देंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े। और अब तो हमारे सरकारी स्कूल भी प्राइवेट से कम नहीं रहे, खास करके जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा जो है उनको स्कोप मिलेगा। बहुत बच्चे तो सरकारी स्कूलों को छोड़ करके और हमारे मॉडल संस्कृत स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। हमारे पिछले साल लगभग 2.5 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूल और संस्कृति मॉडल स्कूलों में उनकी संख्या बढ़ी है और हम व्यवस्था पर एक एक नज़र रखे हुए हैं, किसी बच्चे की पढ़ाई को छूटने नहीं। उधर उत्तर प्रदेश सीतापुर के खैराबाद में मां गौरी के मंदिर के पुजारी से हमारे संवाददाता अनूप पांडे ने खास बातचीत की। पुजारी ने एक अनोखी कहानी बताई, आप भी सुनिए। जनपद के खैराबाद मोहल्ला भुल्लनपुर में खड़ा हूं, जहां पर गौरी माता का मंदिर है जो कि बहुत ही विख्यात है और नवरात्रि के पावन पर्व पे यहाँ पे विशाल भंडारा भी होता है और लोग बताते हैं कि माता 3 रूपों में दिन में बदलती हैं। आइए हमारे साथ में पुजारी जी हैं, उन्हीं से सब पूरी जानकारी लेते हैं। पुजारी जी,
ये बताइए, जैसे लोगों को कहना है कि यहाँ पे माता का 3 रूप में चेहरा बदलता है, क्या आप इस पे कहेंगे? देखिए, ऐसा होता है, यहाँ पे माता रानी जब रूप बदलती है और भक्तों को ये दिखाई देता है कि माता किस टाइम में क्रोध में है और किस टाइम बहुत खुश है और बहुत एकदम शांत में है, और किसी टाइम इतने मतलब शांत होती है कि माता बिल्कुल अपने। अच्छा, यहाँ पे माता जी की स्थापना कब हुई और किस सन ये में? संतो हम तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये राजा विक्रमादित्य के टाइम पे ये स्थापना हुई है और ये कुएं के अंदर थी। राजा विक्रमादित्य ने कुएं से निकाल के इनकी यहाँ पे स्थापना करी है। और उसके बाद जो है कि ये माता यहाँ पर जो है कि इतनी प्राचीन आदि शक्ति जगदम्बा और शक्तिपीठ है ये, और यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर सबकी मनोकामना भी पूरी होती है। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। एक कलकत्ता का एक बहुत बड़ा सेठ था, उसकी लड़की बीमार थी, कितने उसने मियाँ मौलाना डॉक्टरों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो वहाँ से एक वक्त यहाँ क्या वहाँ था, उसने बताया कि हम तुमको बताते हैं, तो वहाँ पे आप जाएंगे? कहने भैया बता दीजिए हमको। तो उन्होंने कहा कि खैराबाद में मोहल्ला बुलंदपुर में गौरी माँ का मंदिर है, वहाँ पे जाइए आप। तो वो यहाँ पे आए। जब वो लड़की ने 2 ही परिक्रमा किया माता रानी के, तो वो लड़की ठीक हो गई। अच्छा, माता गौरी मंदिर कैसे पड़ा नाम? ये माँ का नाम, माता का, हाँ, ये माता का नाम गौरी है। तो उसके बाद जो है कि ये माँ का नाम गौरी है, और ये नाम किसी ने नहीं रखा है, ये माँ का नाम ही गौरी है। और उसके बाद जो है कि फिर वो उस सेठ ने यहाँ पे फिर भंडारे का इंतजाम किया। बहुत कुछ यहाँ पे उसकी लड़की ठीक हो गई। बहुत उसने रुपया लगाया, नहीं ठीक हुई, यहाँ आके लड़की से ठीक हो गया और उसने यहाँ पे भंडारा किया। हर नवरात्रि में और यहाँ पे हर नवरात्र में यहाँ पे भागवत होती थी और भंडारा भी होता है यहाँ पर। और जब से कोरोना काल से करीब 3 साल से ये भंडारा बड़ा प्रसिद्ध होता है। इस बार चल रहा है, इस बार ये भंडारा मतलब ये भागवत शुरू हुई है। हमारे कैमरामैन से बोलेंगे कि हाँ, माता जी के दर्शन कराएं। मंदिर जिस प्रकार माता जी का मंदिर है और माता सामने है, यहाँ की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु आता है उसकी मनोकामना हर प्रकार से पूर्ण होती है। एक खैराबाद भुल्लनपुर मोहल्ला में जो कि शक्तिपीठ माता गौरी जी यहाँ पर रहते हैं। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी एक्टिव नजर आ रहे हैं। चौधरी ने मथुरा के कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विकास कार्यों को लेकर जानकारी ली और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी कार्य अधूरे हैं उन्हें पूरा किया जाए। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाए ताकि जनता योजनाओं का लाभ उठा सके। निकाली है कि गांव का जो गंदा पानी तालाब में आता है उसको वो 2 जगह डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जब तीसरी जगह वो तालाब में जाएगा तो स्वच्छ होकर जाएगा। उसके लिए कुछ तालाबों के नमूने किए हैं। तो मैंने कहा है कि मैं अगली बार हम अधिकारियों के साथ उन तालाबों को भी देखेंगे और गर्मी में समस्त तालाब जो संभव हो उनकी खुदाई कराई जाए और उन तालाबों को स्वच्छ पानी कैसे भरा जाए, क्योंकि यदि तालाब होंगे तो निश्चित रूप से पानी मीठा होगा आगे चल के और पानी की उपलब्धता रहेगी। रमजान और नवरात्रि को देखते हुए विद्युत आपूर्ति लगातार ठीक है। ये 2 पहिए हैं, विकास एक पहिया है और रोजगार भी एक पहिया है। इन दोनों का ही सामंजस्य हमको करके चलना पड़ता है। अब सबसे ज़्यादा उद्योग तो इस जिले में मेरे ही क्षेत्र में लगे हैं। अब हमें यदि उद्योग लगाने हैं तो हमें कहीं ना कहीं प्रदूषण का भी कुछ ना कुछ प्रबंध करना ही पड़ता है। तो वो करेंगे। इसमें हरियाणा की फैक्ट्रियों का उनका पानी हरियाणा सरकार से भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है और उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री। वहीं भटिंडा में कच्चे कर्मचारियों ने शांतमयी ढंग से रोष मार्च निकालते हुए भटिंडा से आम आदमी पार्टी के विधायक को अपना मांग पत्र सौंपा।
इसके साथ ही जल्द ही मांगे पूरी ना होने पर संघर्ष करने की चेतावनी दी। रोष मार्च कर रहे कच्चे कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगे पिछले लंबे समय से लटकती आ रही है। पिछले 5 सालों में उन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी की सरकार से उम्मीद है कि वह उनकी मांगों को पूरा करते हुए कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करेगी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਉਂਦਾ 8-8 10-10 ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ टाइम ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ सीएम ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ कि ਜਿਹੜਾ हर सिरसा के कालावाली क्षेत्र के गांव दादू और कालावाली में पुलिस की तरफ से विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन के दिशा निर्देश पर कालावाली क्षेत्र के 2 गांवों में चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान में भारी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवानों ने भाग लिया। इस अभियान के तहत पुलिस ने नशे की रोकथाम को लेकर नशे में शामिल रहे करीब 60 लोगों की लिस्ट तैयार करके उनके ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। कालावाली थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर अमित बेनीवाल ने बताया कि आज के इस अभियान में नशे की खरीद और बेच में शामिल रहे लोगों की लिस्ट को तैयार करके उनके ठिकानों पर तलाशी ली गई। थाना प्रभारी ने बताया कि इन 2 गांवों में नशे को लेकर ज्यादा शिकायतें मिल रही थी। श्री अर्पित जैन साहब और हमारे कालावाली डीएसपी साहब श्री यादराम जी, इनके आदेश अनुसार हमने गांव कालावाली और गांव दादू, जहां पर अपने नशीला पदार्थ के अधिक केसेस थे और जहां पर काफ़ी हमें शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो इन दोनों गांवों में हमने आज तलाशी अभियान चलाया। और तलाशी अभियान में हमारे साथ कालावाली थाने के अलावा सीआईए कालावाली की पुलिस टीम, उनके सीआईए कालावाली के इंचार्ज साहब श्री राजपाल जी और ओडा थाना की पुलिस और रोड़ी थाना की पुलिस भी हमारे साथ थी। तो जिसके तहत हमने टोटल 5 पुलिस टीम बनाई। सभी के पास अलग अलग पुलिस वाहन थे और सभी ने अपने टोटल 60 जनों की सस्पेक्टेड लिस्ट तैयार करी। जो सस्पेक्टेड अपराधी जिनके हमने तलाशी लेनी थी वो 60 जनों की हमने लिस्ट सूची तैयार करी और इस सूची के तहत टोटल 5 टीमों में हमने जो ये गठन किया था उनको हमने ये नाम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने सट्टेबाजी करने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। कमिश्नरेट पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से सट्टेबाजों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। अपराध और अपराधियों के प्रति पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना की शून्य सहनशीलता की नीति पर हुई कार्रवाई में क्राइम ब्रांच ने 9 सट्टेबाजों को धर दबोचा। मैच की हर एक गेंद, रन और चौके छक्के पर सट्टा लगाया जा रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस सट्टेबाजी के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। अभी हमें कुछ नंबर्स प्राप्त हुए हैं, हम उनकी जब जांच कर लेंगे तो ये स्पष्ट होगा कि राजस्थान से या अन्य राज्य से या दिल्ली और बॉम्बे से कोई कांटेक्ट है। अभी हमें करीब 8 नंबर के आसपास प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी चूंकि उनका पूरे स्क्रीनशॉट्स और उनको चेक कर रहे हैं तो उसके बाद क्लियर होगा। अभी तो ये एक स्टेज है और भी नंबर इसके अंदर प्राप्त होंगे और हम इसीलिए मैंने चूंकि एक टीम लगी रहे इसीलिए एसआईटी का गठन किया, जिससे कि स्पेसिफिकली ये पूरी टीम इसी मुद्दे को तह तक जाकर देखे। जी, खिलाने वाले हैं सट्टा या खेलने वाले लोग हैं, कौन इनमें मुख्य है? इसके अंदर 2 खिलाने वाले, बाकी उनके सहयोगी हैं और बाकी खेलने वाले हैं। इसका मुख्य सरगना है अभिषेक सिंह उर्फ पीयूष, इसका मुख्य सरगना है।
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का 34वां जन्मदिवस झज्जर के पार्टी कार्यालय ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर जेजेपी कार्यालय में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। जेजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन में आहुति डालकर दुष्यंत चौटाला के उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ उन्हें लंबी उम्र प्रदान करने की प्रार्थना की। जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राकेश जाखड़ के नेतृत्व में केक काटा और साथ ही बता दें बधाई दी। इस मौके पर जेजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जाखड़ ने कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के जन्मदिन को लेकर झज्जर में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आज दुष्यंत चौटाला जी का 34वां जन्मदिन है, जो पूरे प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और आज हमारे जिला के पदाधिकारी हर कार्यकर्ता यहीं इकट्ठा हुआ और लंबे उम्र की कामना है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी सरकार में जिस तरीके से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं तो सभी में बड़ा उत्साह है और पूरे प्रदेश में ही जन्मदिन पर बधाइयाँ। और इसी के साथ ही देश के बात में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद देश के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुरदासपुर में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने स्कूल प्रबंधक की गिरफ्तारी कर ली, लेकिन पुलिस ने मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं किया, जिसके बाद निजी स्कूल कॉलेज एसोसिएशन ने बैठक कर बड़ा ऐलान किया। एसोसिएशन ने कहा कि सोमवार को गुरदासपुर में स्कूल कॉलेज बंद करेंगे, जरूरत पड़ने पर पूरे पंजाब के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तो साथ ही निजी स्कूल एसोसिएशन के पंजाब अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले पर सीएम भगवंत मान से भी मुलाकात की जाएगी। आपको बता दें, इस बैठक में शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों ने हिस्सा लिया। उधर नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा में भारत में है। आपको बता दें, इसी कड़ी में आज उन्होंने यूपी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन किया, जिसके बाद आरजू राणा देउबा ने काशी के अपने अनुभव को शेयर किया। उन्होंने कहा कि काशी पहले से पूरा बदल चुका है। कुछ बदलाव दिखा बहुत ज़्यादा। मेरे को लग रहा है मैं कोई और शहर में आई हूँ, और ख़ास करके ये विश्वनाथ के एरिया में तो ज़मीन आकाश का ही अंतर हो गया है। जब मैं पहले आई थी तो छोटे छोटे गली थे और बहुत लंबा चल के हम पहुँचे थे मंदिर। उस टाइम हम बस में आरती में गए थे 4 बजे सुबेरे, पर उस टाइम भी बहुत ज़्यादा हिड़ना टहल के जाना पड़ा था। अब तो इतना अच्छा बना लिया और सभी जितने भी बिल्डिंग्स है वो बहुत भव्य लग रहा है वहाँ पे। और पूरा गैंजीज जो हम गंगा माता को वहीं से दर्शन करना मिलता है, वो बहुत ही अच्छा लगा। गंगा पहले भी दर्शन किए होंगे? हाँ, थोड़ा सा हाँ। कुछ अंतर लग रहा था? नहीं, क्लीन भी लग रहा है गंगा पहले से, और पानी का बहाव भी अच्छा है। और सबसे अच्छा तो गंगा से इधर विश्वनाथ दिखती है, और विश्वनाथ से गंगा दिखती है, और हमारे पशुपतिनाथ जी के मंदिर उससे भी प्रत्येक। ये हम तो एक ही सभ्यता का अंग है। हमारे ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथ हमारा जॉइंट इतिहास है। हम भी अब महाभारत रामायण सब में विश्वास करते हैं, भारत के लोग भी विश्वास करते हैं। सो हमारे संस्कृति धर्म, हमारे लवाई खवाई, हमारी पहचान बिल्कुल ही सेम है। सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज अलग रही है, वो भी बहुत आगे से, बट लगभग कल्चरली। नेपाल में काशी को ऐसे देखते हम सबको लगता है कि काशी में अगर आपका सांस छूट जाए, आपका मृत्यु हो जाए, तो काशी से सीधा स्वर्ग लोग पहुँचेंगे। सो अभी भी पहले तो बहुत ज़्यादा लोग, मेरे रिश्तेदार भी कभी कितने का यहाँ पे घर था। सो सभी, आपको इंडिया का भी बहुत लोग यहाँ घर लेते थे कि जब वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्धावस्था में आके काशी वास करके यहीं से जाना, गंगा में अपना शव को दाह संस्कार करके तो सीधा स्वर्ग पहुँचते। सो वैसे मोक्ष होता है। सो
महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने शनिवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर अधिक तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा, जिसे लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि आप हनुमान चालीसा भाव के साथ पढ़िए, ना कि दुश्मनी में। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। देखिए, मस्जिद में जहाँ तक लाउड स्पीकर का सवाल है, पहले भी इस पर बात उठ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक आदेश भी है और एक मिनिमम आवाज़ उसमें एक सेट की गई है कि इतना डेसिबल रहना चाहिए, उस पर सब लोग पालन कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी कोई आदमी इस तरह की बातें उठाता है तो मैं समझता हूँ वो सियासत से प्रेरित है और कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन तलाश रहा है। हनुमान चालीसा पढ़िए, कौन मना करता है, लेकिन हनुमान चालीसा आप इसलिए पढ़ें कि अजान के मुकाबले में पढ़ें, तो फिर आपके हनुमान चालीसा की अहमियत क्या होगी? आप तो वो दुश्मनी में पढ़ रहे हैं मुसलमान की। आप उसको भाव के साथ पढ़िए, आस्था के साथ पढ़िए, मोहब्बत के साथ पढ़िए, जो अकीदत है आपकी हनुमान जी के साथ में उसके साथ पढ़िए तो अच्छा भी लगेगा। लेकिन आप राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर और फलां के नाम पर, फलां के नाम पर सियासत करेंगे, ये बहुत निंदनीय है और अफसोस। नहीं, देखिए, मैं एक चीज़ बड़े स्पष्ट लफ्ज़ों में आपसे कह देना चाहता हूँ कि लाउड स्पीकर जो है अजान के लिए अनिवार्य नहीं है, ना ये इस्लाम का हिस्सा है। पहले ज़माने में इतना प्रदूषण नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, इस तरह की आवाज़ें नहीं थी। आज चूँकि प्रदूषण बहुत है, आवाज़ें बहुत है, ट्रैफिक है, इसलिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है ताकि दूर तक आवाज़ जाए। इसके अलावा कोई लाउड स्पीकर का इस्लाम के अंदर उसकी अहमियत नहीं है, सिर्फ आवाज़ पहुँचाना मकसद है। और मैं कहता हूँ कि अगर अजान को बग़ैर लाउड स्पीकर के भी दिया जाए तो भी नमाज होगी, नमाज में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पढ़ाना अगर कट्टरवाद है तो हम ज़रूर पढ़ाएंगे। एक चीज़ मैं और कह देना चाहता हूँ, मदरसे दो तरह से हैं। एक वो हैं जो एफिलेटेड हैं गवर्नमेंट से, उनमें अगर कट्टरवाद होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कट्टरवाद क्यों हो रहा है। दूसरे जो मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं हैं, उनकी मैं गारंटी लेता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, एक मदरसा पूरे देश में ऐसा दिखाइए जिसमें कट्टरवाद या मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात पढ़ाई जाती हो। इस्लाम का पढ़ना पढ़ाना मदरसों के अंदर, वो बेचारे छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, यानी दीन सिखाते हैं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो अगर इस पर भी आपको एतराज़ है तो पहले देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर लीजिए, उसके बाद में ये सारी बातें कर ली। बिल्कुल नाजायज़ है, चूँकि इस्लाम ये कहता है कि वो आँख जो मुल्क की हिफाजत के लिए जागे उस पर नरक की आँच भी हराम है। जो इस्लाम ये कहता हो वही इस्लाम उन मदरसों में पढ़ा जाता है, फिर कट्टरवाद कहाँ है? और ये तो राष्ट्रवाद ही राष्ट्रवाद है कि देश के लिए आदमी उसको बात पढ़ाई जा रही है और देश के लिए तैयार किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कोई भी धर्म कट्टरवाद नहीं पढ़ाता, वो राष्ट्रवाद ही पढ़ाता है। कुछ लोग जो है धर्म को सियासत के एंगल से देखते हैं, उनको महाराष्ट्र के घाटकोपर में मनसे की ओर से लगाए गए लाउड स्पीकर को पुलिस ने चंद घंटों में ही हटा लिया और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा मीट में मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर उतारने को लेकर बयान दिया था। ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिद पर आवाज कम करने का फैसला नहीं लिया तो मस्जिद के सामने 2 बार हनुमान चालीसा का जाप किया जाएगा। इसके बाद मनसे के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र भानुशाली ने अपने कार्यालय के बाहर लाउड स्पीकर बजाया। चिरागनगर पुलिस ने पहले मनसे कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना दी थी। पुलिस के समझाने के बाद भी माइक नहीं उतारे जाने पर आखिरकार मनसे कार्यालय के बाहर लगे माइक को पुलिस ने हटा लिया। साथ ही मनसे के महेंद्र भानुशाली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले तो कल हमारे राज साहब ठाकरे ने आदेश किया कि रास्ते पे हनुमान चालीसा बजेगी, तो उसका पालन एक मन सैनिक होने के नाते मैंने उसका पालन किया है और मेरे शाखा के ऊपर, मेरे ऑफिस के ऊपर मैंने भोंगे लगाकर हनुमान चालीसा का पठन हुआ है वहाँ पे। और उसके बाद में पुलिस वहाँ पे आई, पुलिस ने कहा कि आप ये मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके वजह से लोगों के अंदर क्या मानते दुश्मनी पैदा हो सकती है। कुछ लोगों ने, आपने भी मुझसे सवाल किया, लेकिन मेरा कहना यह है कि इतने सालों से मस्जिद के ऊपर जो भोंगे बज रहे तो कभी किसी की दुश्मनी हुई क्या? हिंदू आरती बजेगी तो इसका मतलब क्या दुश्मनी होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ ये जिसकी सोच है और जिसको हिंदू आरती बजने से जिसको प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ उन्होंने कान के अंदर कापूस डाल के
अपने घर में बैठ जाना चाहिए। ऐसी चीजों का अगर विरोध करेंगे तो उनको भी जवाब दिया जाएगा। इसने मेरे ऊपर 5,050 रुपए का एक फाइन मारा है और उसके बाद में मुझे एक नोटिस दिया 149 का कि आप इसके बाद में आप बजाओगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ा केस होगा। लेकिन मेरे भोंगे भी यहाँ पे जमा है, उन्होंने कहा कि हम आपको बाद में देंगे, मुझसे फाइन मारी है। अब देखते हैं, मुझे जैसे भोंगे मिलेंगे, कल मैं राज साहब से भी फिर से मिलने वाला हूँ, क्योंकि क्या क्या हुआ है मुझे साहब को बताना पड़ेगा। और उसके बाद में ये रुकने वाली बात नहीं है, ये जरूर आगे बढ़ेगी। अगर आज ऑफिस के ऊपर लगा है, अगर कल इन लोगों ने महाविकास आघाड़ी सरकार ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आने वाले वक्त में रास्ते के ऊपर, मस्जिदों के सामने बड़े बड़े लाउड स्पीकर, जैसे हमारे राज साहब ठाकरे ने कहा वैसे भोंगे साउंड के ऊपर बजेंगे, हनुमान चालीसा होगी और आपको आने वाले वक्त में देखने मिलेगा। भोंगे नए लेके आया था मैं, अभी वो भोंगे इन्होंने जमा कर दिए। अब मुझे वापस एक नया भोंगा लेके आना पड़ेगा और उसके बाद में फिर मुझे बताना पड़ेगा। मैंने पहले कहा धर्म अमर है, हिंदू धर्म अमर है, मानुष रुकता है, इंसान रुकता है, धर्म कभी रुकता नहीं है और ये कारवा चलते जाएगा। आज आप चांदीवली में हो, कल घाटकोपर में रहोगे, परसों कलीना में रहोगे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर अब आप लोगों को कैमरा लेके हिंदू आरतियों का प्रेजेंटेशन आपको लाखों लोगों के सामने करना है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ऐसे नोटिस से महाराष्ट्र, हाँ, हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता है ऐसे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने आज नवरेह समारोह के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कश्मीरी हिंदू और पंडितों को संबोधित किया। साथ ही कश्मीरी पंडितों को नवरेह के अवसर पर अपनी जमीन कश्मीर में वापस लौटने को लेकर प्रोत्साहित किया। इसी पर अब कश्मीरी पंडितों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमें अपनी कश्मीर भूमि पर वापस जाना है, चाहे हम जाए ना जाए। हमने हर साल संकल्प लेना, इस बार हमने दोबारा संकल्प लिया, अगला नववर्ष हम कश्मीर में मनाएंगे अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी जन्मभूमि के साथ, अपनी जो हमारी जन्मभूमि और मरण भूमि जो यहाँ पर हमने जन्म लिया है, जिसको हमने पिछले 32 साल से छोड़ा है, उस पर हम दोबारा वापस जाएंगे। इसलिए हमारे मोहन भागवत जी ने उस पर हमारे आदेश दिया, उसका हम सम्मान किया, उसके बहुत बहुत आभारी है और गवर्नमेंट का भी आभारी है। आपने मोहन भागवत जी को सुना है, क्या उन्होंने बोला है आपको, क्या कुछ खास चीजें? उन्होंने यही बोला, अवश्य जाएंगे, सम्मान करते जाओ, जब तक जान में जान है तब तक। हाँ, ये हमें मतलब इससे एक आशा बनी है हमें कि ये जो 3 दिवसीय हमने कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ था संजीवनी शारदा केंद्र, पहले से ये कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन पिछले साल से हमें इसमें ये चीज़ संकल्प का जो है ये इसमें जोड़ दिया है। संकल्प यही कर रहे हैं कि हम अगला नवरेह वहाँ करेंगे जब तक हमारे वहाँ पर, और इसका समापन समारोह जो है इसमें अपने डॉक्टर मोहन भागवत जी का संबोधन रहा। ये पूरे जहाँ जहाँ भी कश्मीर के हिंदू लोग रहते हैं, पूरे संसार में, पूरे दुनिया में जो रहते हैं, उनको एक साथ अपने मोहन भागवत जी का ये संबोधन रहा, इनका संदेश मिला। और इनका संदेश इतना आसान संदेश, मामूली बात नहीं है कि ऐसे समाज को, एक छोटा सा समाज, हम उसके ये संदेश मिला है कि जो हम संकल्प लिया उसके लिए हमने धैर्य रखना। परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ आएंगी, परिस्थितियाँ जाएंगे, परिस्थितियाँ ऐसे नहीं रहेंगे। और हम जब वहाँ जाएंगे, उन्होंने भी बोला कि हमें उसके लिए कार्य करना है सब लोग, और भारतीय बन के वहाँ पर रहना है हमने, और ताकि दोबारा से ऐसे नौबत ना। देखिए, जो शब्द प्रयोग उन्होंने किया, उन शब्दों को सुन के एक आशा ये जगी, एक तो संकल्प है ही, समस्त कश्मीरी पंडित समाज का जो वहाँ से उजड़े हैं, उनका संकल्प तो 1990 से ही है कि हमने दोबारा वापस जाना है। 1990 ही ये रेजोल्यूशन हमारा है। लेकिन जो आज की बात थी उसमें खासकर विशेष बात जो थी परम पूजनीय सरद संघ चालक जी का, उन्होंने कहा कि उस कश्मीर में वापस जाना है जिस कश्मीर से हम दोबारा ना उजड़े, यानी ऐसे हालात वहाँ पैदा किए जाए जो हालात इस चीज़ का गारंटी दे कि जब ये उजड़ा हुआ समाज जो इस भारत का अभिन्न अंग है, जब वो कश्मीर जाएगा तो वो कश्मीर मतलब भारत में जाए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का।